सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। पीटीवी पे भी पहुंच गए लोग, सेक्रेटरीट भी आपका बंद है। इस्लामाबाद आई थी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। सरकारी इमलाक पर बदतरीन हमले, पुलिस एहलकारों पर बेईमाना तशद्दुद, डीआईजी पर जानी हमला, पेट्रोल बमों की बारिश। अगर आप हुकूमत में हैं तो सब कुछ बेहतर है, और अगर आप हुकूमत में नहीं हैं तो फिर सब कुछ बदतर है। पाकिस्तान की सियासत में ये सब कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। हमने ये गुज़श्ता कई सालों से देखा है कि इस मुल्क में तहरीक इंसाफ एक तीसरी क़ुव्वत के तौर पर उभरी, और उसके बाद पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनाई, और उसके बाद 2018 के इंतखाबात में उन्होंने मरकज़ में हुकूमत बनाई, वफाकी हुकूमत बनी, और पंजाब में भी उनकी हुकूमत बनी। वो हुकूमत तकरीबन 3.5 पौने 4 साल तक चली, और फिर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी तहरीक अदम एतमाद के एक आइनी और कानूनी तरीके से उस हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। उसमें हमने मईशत को भी देखा, उसमें हमने लॉ एंड ऑर्डर को भी देखा, और उसमें हमने मजमूई तौर पर गवर्नेंस को भी देखा। यकीनी तौर पर उन 3.5 पौने 4 साल के दौरान उस गवर्नेंस पर सवाल उठे। आज पाकिस्तान एक माशी बदहाली के दौर से गुज़र रहा है कि बड़ी बदतरीन माशी सूरत हाल है। यकीनी तौर पर इसमें साबिका हुकूमत का भी अहम किरदार है। मौजूदा हुकूमत अब IMF के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ IMF की शराइत में सख्ती आ रही है। लेकिन अहम मामला ये है कि अगर आप हुकूमत में हैं तो फिर सब कुछ ठीक है, और अगर आप अपोजिशन में चले जाते हैं तो फिर आपके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ अब अपोजिशन की जमात है, लेकिन वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। 2 सूबों के अंदर उन्होंने खुद ही अपनी हुकूमत का खात्मा किया वक्त से पहले, और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे अब जल्द अज जल्द इंतखाबात होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी हम सब के सामने है। इसके साथ साथ जो मईशत की सूरत हाल है वो बहुत दगरगूं है। इस वक्त हमें दोस्त ममालिक से भी बात करना पड़ रही है, और हमें आलमी इदारों से भी बात करना पड़ रही है। फिर हमने गुज़श्ता कुछ दिनों में जो रिट ऑफ द स्टेट है उसको भी देखा। ज़मान पार्क में, लाहौर में जो कुछ हमने देखा वो यकीनी तौर पर रियासती रिट को चैलेंज किया गया, और ऐसा लग रहा था कि ये मुसल्ला जत्थों की सियासत हो रही है और मुसल्ला जत्थे वहाँ पर मौजूद हैं। क्या शरपसंदों और मुसल्ला जत्थों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये हमने माजी में भी देखा है कि जब रियासत की रिट को चैलेंज किया गया तो उनके ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर बड़े बड़े ऑपरेशंस किए गए, और रियासत ने अपनी रिट को बरकरार रखा। एक सियासी जमात जब एक अस्करी जमात बन जाए तो फिर वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है। उसे सियासत सियासी अंदाज में ही करनी चाहिए। आज मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ ने भी एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने तफसील से बताया कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी मईशत की, और आज क्या सूरत हाल है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। दफ़ा पाकिस्तान में CPEC जैसा मंसूबा जिसमें इन्वेस्टमेंट के ढेर लग गए, पाकिस्तान में 2% ग्रोथ से 6% प्रोजेक्टेड 7% ग्रोथ पे पाकिस्तान पहुंच गया। IMF का पहली बार जो मुआहदा था उसको ना सिर्फ पूरा किया, बल्कि उस मुआहदे के रहते हुए 4 साल ना डॉलर को बढ़ने दिया, ना चीनी की कीमत बढ़ने दी, ना आटे की कीमत बढ़ने दी, ना बिजली की कीमत बढ़ने दी, ना तेल की कीमत बढ़ने दी, ना सब्जियों की कीमत बढ़ने दी, ना गोश्त की कीमत बढ़ने दी। 4 साल स्टैटिक रही कीमतें। तो किसको तकलीफ हुई और क्यों हुई, और वो एक्सपेरिमेंट से पाकिस्तान को क्या मिला? मरियम नवाज शरीफ का ये भी कहना था आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान रियासत और रियासती रिट पर हमला आवर हैं, और जिस तरह पुलिस और इदारों पर हमले किए गए हैं वो यकीनन काबिल मज़म्मत है, और ये काम वो अब से नहीं बल्कि 2014 से कर रहे हैं। गिरफ्तारी से रोकने के लिए, कानून के आगे पेश होने से रोकने के लिए जिस तरह से उन्होंने रियासत पे धावा बोला, जिस तरह से उन्होंने
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पंजाब की पुलिस पर उन्होंने अटैक किया और ये रियासत के ख़िलाफ़ खुलेआम बगावत हुई है। लेकिन ये आज से नहीं हो रहा, ये मैं आपको आपकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करना चाहती हूँ। ये 2014 से यही सब कुछ जो है वो हो रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने शायराए दस्तूर के ऊपर कब्रें खोदी, कफन पहन के रियासत का मजाक उड़ाया, सुप्रीम कोर्ट के सामने गंदे कपड़े अपने टांगे, पीटीवी पर हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, पुलिस के नौजवानों के, पुलिस के ऑफिसर्स के सर फाड़े, उनकी हड्डियां तोड़ी, घेराओ, जलाओ, सिविल नाफरमानी की कॉल, हुंडी से पैसा भेजो, प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से घसीट के ऑफिस से बाहर निकालेंगे। ये 2014 में हुआ और तब से आज तक होता आ रहा है। फ़र्क सिर्फ ये, तब ये चीज़ें छुपी हुई थी क्योंकि सहूलतकार सर पे मौजूद थे, अंपायर ने उंगली पकड़ाई हुई थी और इसने पकड़ी हुई थी, इसलिए सब के बावजूद उसको सदाकत और अमानत के झूठे सर्टिफिकेट दिए गए। ये आज सामने इसलिए आ रहा है कि आज वो सहूलतकार ज़्यादातर घर को जा चुके हैं। इस मुश्किल सियासी सूरत हाल से कैसे निकलना है और इस वक्त जो ये जत्थों की सियासत हो रही है इससे कैसे निकलना है और एक ख़ास एक जमात ये सब कुछ कर रही है, इस सूरत हाल से कैसे निकलना है, ये है हमारे आज के प्रोग्राम का सवाल। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक आईजी पुलिस रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद रहे हैं ताहिर आलम खान साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर समीना मतलूब, डॉक्टर साहिबा आपको भी खुशामदीद कहते हैं बहुत ज़्यादा। और हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अज़हर जावेद साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर हमायूं सरफराज चट्ठा, बैरिस्टर साहब आपको भी गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे, आप फरमाइएगा कि कैसे निकलेंगे इस मुश्किल सियासी सूरत हाल से। ज़ाहिर है एक तरफ जत्थों की सियासत हो रही है और मरकज़ में आप लोग हुकूमत में हैं, वज़ीर आज़म साहब भी आपके हैं, एक इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन कानून पर जो अमलदारी होनी है वो उस तरह से नहीं हो पा रही। ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी ये सब कुछ कर रहे हैं। सूरत हाल तो आप सबके सामने है, बहुत पेचीदा हो चुकी है और हम लोगों की मजबूरी, सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि हम खून खराबे से बचना चाहते ताकि कोई नई तारीख रकम ना हो सके और हमारी आवाम जो इस वक्त थोड़ी सी बागियाना कंडीशन में है, हमारे में से ही है, हम उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। बाकी जो उनके इक़दामात हैं वो सबके सामने है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना एग्रेसिवपन ये आया क्यों, और ये आप सबको भी पता है कि भी हमारी अवाम को प्रोवोक किया जाता है पार्टी के चेयरमैन की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, लोगों को एग्रेसिवनेस की तरफ माइल किया जाता है। जब आपका लीडर आपको एक पॉजिटिव चीज से नेगेटिव की तरफ पुश कर रहा है तो आप यकीनन उसको उसी की तकलीफ करेंगे। और मरियम साहबा की बातें बिल्कुल 100% सही है और पाकिस्तान की तारीख भी गवाह रहेगी। और अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं गुजरा कि हम भूल भी नहीं पाए जो हमारे मुल्क के साथ इन लोगों ने कंटेनर्स में बैठ के क्या क्या सलूक किया, क्या क्या जुबान बोली और मुल्क के लिए आग लगा दो, जला दो, गिरा दो। ये इस मुल्क की बानी है, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये कैसे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो जिन्हें इतना भी दर्द नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर हमारी एक रियासत है, उसके अंदर हमने एक रियासत और कायम कर ली और उसके अंदर हमने दहशतगर्द लाके बैठा दिए। और फिर आप ये देखें एक दूसरे सूबे की पुलिस अंदर घुसी हुई है और पंजाब की पुलिस के ऊपर उन्होंने गन्ने तानी हुई है। क्या ये पॉजिटिव एक एग्जांपल इस चीज की कोई है, कभी मिली है ऐसी नजीर, कभी मिली हमें? कभी किसी हुकूमत में ऐसी कोई बात नहीं हुई। हम तो अपने मुल्क के खिलाफ एक लफ्ज भी निकालने से पहले मर जाएं
हम मर जाना बेहतर समझते हैं। हमने आजादी इस मुल्क की ऐसे नहीं ली थी, हमने हजारों जानें कुर्बान करके ली थी, और इसकी आजादी हम ऐसे खत्म नहीं होने देंगे, हम फिर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात इमरान खान सुन ले, इसके जितने मर्जी खतरनाक जत्थे अंदर हो उसको कंट्रोल करेंगे, और हम अपने मुल्क की खातिर खड़े हुए हैं। हम मईशत भी बेहतर करेंगे, और इसके अंदर जो ये रियासत के अंदर रियासत है वो भी खत्म करेंगे, और ये बहरानी कैफियत है वो भी इंशाल्लाह खत्म करेंगे। और अब आपके सामने पंजाब में इन्होंने और KPK में गवर्नमेंट अपनी खुद तोड़ी, और फिर मुतालबा इंतखाबात का भी खुद कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का जहन जो इंतशार के लिए एक प्लान बनाता है, उसके लिए हर वक्त सोचता है ठीक कि ठीक पहले हमने अपनी हुकूमत को खत्म करना है, ठीक है, और फिर हमने सड़कों पे गुफ्तगू को आगे निकलना है। बढ़ाते हैं। ताहिर आलम खान साहब, आप फरमाइएगा, ये सारे मनाजिर आपने यकीनी तौर पर आप इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रहे, ये जो एक सूरत हाल होती है बड़ी गंभीर होती है, जिसमें हमने देखा कि पथराव किया जा रहा है, पुलिस पे पथराव किया जा रहा है। हालांकि ये एक अच्छी बात थी कि पुलिस के पास असलहा नहीं था, और ये एक प्लानिंग के तहत हुआ था कि कहीं नुकसानात ना हो जाएं। वो स्टिक्स के साथ वहाँ पे गए थे, लेकिन उसके बाद स्टेट के आगे सरेंडर न करना, अदालत कानून के सामने सरेंडर न करना, ये एक मुश्किल सूरत हाल होती है। फिर जब ऐसी सूरत हाल में कि जब गिलगित बल्तिस्तान पुलिस और पंजाब पुलिस भी आमने सामने आ गई। मेरा ख्याल है कि ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि गिलगित पुलिस और पंजाब पुलिस का आमना सामना हुआ हो। जो उनके चीफ मिनिस्टर साहब बात कहते हैं कि उनके वो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, GB पुलिस होती है या GB हाउस में, क्योंकि अमूमन CM और गवर्नर GB आते हैं बाई एयर, और यहाँ से फिर GB हाउस इस्लामाबाद से उनके साथ पुलिस लग जाती है, और वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। और हमने कोई ऐसी फुटेज नहीं देखी कि GB पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने हो। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म ग्रीन कलर की है, इस्लामाबाद वाले जो गए थे उनकी आसमानी शर्ट्स हैं, जबकि GB पुलिस वालों की वही पुरानी पुलिस की वर्दी है। तो हमने उस तरह की वर्दी के लोग बहरहाल नहीं देखे, और ना ही कोई इस तरह का सीन देखा। तो मेरा ख्याल, मैं बीइंग पुलिस साहब पुलिस अफसर ये समझता हूँ कि पुलिस ने कभी आपस में टकराव की कैफियत नहीं हुई। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है सारे वाक़े का, ये अफसोसनाक है। अगरचे मैं ये समझता हूँ कि महज एक वारंट की तामील के लिए इतनी ज़्यादा पुलिस को नहीं जाना चाहिए था, और ये अदालत ने वारंट जारी किया था, और अदालत में भी कोई FIR नहीं थी, एक सिविल केस था, एक प्राइवेट कंप्लेंट की बुनियाद के ऊपर केस था। और उसमें मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि इस तरह के समन वारंट की तामील के लिए इस तरह फोर्स जाती है। अमूमन एक अफसर या एक कांस्टेबल चला जाता है। जनरल मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जब आर्टिकल 6 का केस चल रहा था, तो इस्लामाबाद से एक ASA जाया करता था, वो कराची शिफ्ट हो गए थे, और उनकी तामील क्या बल्कि रिपोर्ट करके ले आता था वो बीमार हैं या वो आ जाएंगे। और कभी भी उस वक्त की जो हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने इस तरह से नहीं किया था कि बहुत तादाद में पुलिस को भिजवाते। तो मेरा ख्याल है कि इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये जो पुलिस के साथ क्लैश हुआ और पूरी तरह उन्होंने पुलिस के साथ महाजराई की, ये दुरुस्त नहीं था। इमरान खान साहब को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था। एक अच्छे कदावर सियासी शख्सियत के तौर पर उन्हें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, चाहे वो सही नहीं थी। हुकूमत भी मैं समझता हूँ कि वो उस वक्त बेबस थी, वो नहीं चाहती थी कि लाशें गिरें, बिल्कुल सही, और इसीलिए फोर्स को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। कोई संगीन किस्म की जो क्योंकि माजी में हमने ये वाक़यात देखे हैं कि ऐसी सूरत हाल से फिर एक तीसरी कुव्वत भी फ़ायदा उठाती है। एग्जैक्टली, अब मॉडल टाउन का वाक़या देख लें, ताहिर कादरी साहब का, जहाँ 10 या 14 अफराद हलाक हुए। उसके बाद से पुलिस अमूमन अपने जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करनी होती है, तो वो फिर अपने बंदों को गैर मुसल्लह कर देते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ मैं समझूंगा कि हमारी सियासी हुकूमतें अमूमन पुलिस को इस्तेमाल करती हैं ऐसे कामों के लिए। अगर पुलिस के पास बेशुमार मुकदमे थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़,
उन मुकदमों में गिरफ्तार करने के लिए आती, उनमें से जो जोरावर किस्म का मुकदमा, कई हम ये तो नहीं कह सकते कि तमाम ही मुकदमे झूठे होंगे, कोई सच्चे भी होंगे, बिल्कुल, तो उनमें उन मुकदमों में गिरफ्तार करने आती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन उस वक्त समझा ये गया कि नहीं, बस ये अदालत का जो हुक्म है इसको बुनियाद बना के आप पकड़े, ये भी गलत बात थी, क्योंकि ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। मैंने अपनी सर्विस में ऐसा नहीं देखा कि समन वारंट की तामील के सिलसिले में इतनी फोर्स यूज़ होती हो। तो दोनों तरफ से गलती हुई है, मैं समझता हूँ। इमरान खान साहब को चाहिए था कि जब शुरू में जब उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और वो नहीं गए, उसकी बजाय लाहौर में जलसे जुलूस में लग गए, तो उसके बाद उन्हें पता था कि आज मेरे वारंट गिरफ्तारी विदाउट बेल जारी हो चुके हैं। उन्हें चाहिए था कि फौरी तौर पर उसी वक्त वो अदालत से, हाई कोर्ट से रजू करके, जैसे आज उन्होंने किया, अपनी प्रोटेक्टिव बेल कराते और वो अदालत, और फिर ये नौबत ही ना आती कि इस्लामाबाद की पुलिस आती और ये सारा कुछ जग हसाई होती। ठीक है, ठीक है। बैरिस्टर साहब आप फरमाइएगा कि ये ज़ाहिर अहम सवाल तो है कि इमरान खान साहब जब खुद कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर, तो फिर कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना, कि उनको फिर सरेंडर तो करना चाहिए। अदालतों में पेशियां, हमने देखा है कि अदालतों में ये सियासतदान केसेस बनते हैं, वो अदालतों में जाते हैं, वो पेश होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को आप देखें, मरियम नवाज शरीफ को देखें, आसिफ अली जरदारी को देखें, ये सारे लीडर्स जो हैं, पुलिस गई है, इनको अरेस्ट किया है, इन्होंने अपने आप को पेश किया है, सरेंडर किया है कानून के सामने। देखिए, कानून के तालिब इल्म के हैसियत से मेरी सूझबूझ तो यही कहती है कि अगर आपको कानून, चूँकि आप समझते भी हों कि कानून जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी आपको कानून जो है उसकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए और उन रेमेडीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें उसका सद्देबाब मौजूद हो। लेट से पुलिस आपके साथ कोई ज़्यादती करती है तो उसका सद्देबाब जो है वो अदालतों में मौजूद है, या जो हाई अप्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके साथ शिकायत दर्ज करा के आप उसका सद्देबाब कर सकते हैं। तो खान साहब या उनकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, वो जो एक ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं रियासत को रोकने के लिए, मेरे ख्याल से ये उनका एक गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है और उन्हें इससे गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान या बर सगीर की तारीख में एहतजाज की जो तारीख है उसको अगर आप पढ़ें तो आपको ये पता चलता है कि वो हमेशा से पुरअमन रही है। कायदे आज़म से ले के जितने भी लीडर्स उसके बाद आए हैं, उन्होंने हमेशा पुरअमन तहरीक को तरजीह दिया और पूरी दुनिया के अंदर यही राइज है। चूँकि अगर आप सिस्टम के साथ एग्री नहीं भी करते तो फिर भी अगर आप सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो आपको पुरअमन तरीके से ही उसे चेंज करना चाहिए। देखिए, ये बड़ा मुझे ये लगता है कि इस रास्ते में बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। मैं खुद भी पॉलिटिक्स का भी स्टूडेंट हूँ, मैं वकला तहरीक में बड़ा एक्टिवली रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि फ्रस्ट्रेशन के लेवल आते हैं इस तरह के। तो जो सियासी वर्कर हैं उन्हें भी सब्र सीखना चाहिए कि ये रास्ता बड़ा कठिन और बड़ा लंबा है, इसके अंदर आपको सब्र के साथ काम करना होगा और रियासत को कभी चैलेंज ना करें। हमेशा कोशिश करें कि रियासत को कानूनी तरीके से उसको तब्दील करने की, उसके मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें और वही एक रियासत के लिए मौसर और बेहतर तरीकाकार होगा। लिहाजा मेरी नज़र में खान साहब को जब भी कानून उन्हें बुलाए तो उन्हें कानून के सामने सरेंडर करना चाहिए और जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं उन्हें कानून का एहतराम करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो अवाम है वो कानून का एहतराम करे। और अगर उन्हें कहीं पे इख्तलाफ हो तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पे अपनी शिकायत का इजाला करा सकते हैं। जैसे ताहिर आलम साहब ने कहा, अगर पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल की तो उसका कतन ये मतलब नहीं है कि खान साहब उसको या उनके वर्कर्स जो हैं वो सियासी ताकत के साथ उसे रोकने की कोशिश करें। उन्हें कानून और आइन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उनके पास वकला की इतनी बड़ी टीम है, वो उनके थ्रू हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कोशिश करें कि आइनी रास्ता इख्तियार करें। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी आइनी जो हदूद हैं उसमें रह के मामलात को तय करने की कोशिश करें और जो सोसाइटी के अंदर एक फ्रिक्शन है, जो तकसीम है, उसे ख़त्म करने के लिए जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, मजहबी लीडर हैं या बाकी जो भी लोग असरअंदाज हो सकते हैं मुआशरे के अंदर, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अज़हर जावेद साहब आप फरमाइए, तो सियासत पे तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये फरमाइए कि आप अब ज़ाहिर है लंदन में मौजूद हैं और पूरी दुनिया इस सूरत हाल को देख रही थी। किस नज़र से देखा होगा दुनिया ने कि एक साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे,
दो सूबों में उनकी हुकूमत रही, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में आज भी उनकी हुकूमत है इस जमात की। और फिर उनके कारकुन जिस तरह से पुलिस पर हमला आवर हुए और जिस तरह से उन्होंने एक अंदाज़ इख्तियार किया, बजाय इसके कि उनके लीडर जो है वो सरेंडर करते। क्या एक मंजरनामा पेश हो रहा है यहाँ लंदन में बैठ के, आप कैसे देख रहे हैं? दुनिया का मीडिया कैसे इसको देख रहा है? जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मनाजर पिछले चंद दिनों में लाहौर में नजर आए वो इंतहाई अफसोसनाक थे। और जिस तरह रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज किया गया, जिस तरह पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए, जिस तरह एक DIG को जख्मी किया गया, और जिस तरह जो पेट्रोल बम जैसा असला यूज हुआ, वो किसी भी महज़ब मुआशरे में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पर चंद साल पहले फसादात हुए थे लंदन में और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन जैसे ही फसादात खत्म हुए, पुलिस ने चुन चुन के उन लोगों को गिरफ्तार किया और हमारी अदालतों ने यहाँ पे लंदन में पहली दफा ये हुआ कि रातों को भी अदालतें लगी और उन लोगों को निशाने इबरत बनाया गया, उनको सजाएं दी गई। और उनको सजाएं देने का मकसद ये था कि कोई रिट ऑफ स्टेट को चल मनाजर जो थे, ये पाकिस्तान को एक लॉलेस स्टेट जो है वो साबित करने की कोशिश हो रही थी। इन तमलात में अगर मैं ये देखूं कि क्या वो कच्चे के इलाके में जो डाकू बैठे होते हैं, तो वो भी अब हक बजानब है, उनको भी दफा का वही हक हासिल है जो कि जमान पार्क में दफा का हक है। अब इस सारी सूरत हाल में मुझे ताहिर आलम खान साहब के जो बयानात हैं, जो उन्होंने जिस तरह प्रोटेक्ट किया तरीके इंसाफ के जो मामले को, पुलिस के खिलाफ जो ब्रूटैलिटी हुई, उस पे वो भी बड़ा अफसोसनाक है। ताहिर आलम साहब, आपने वर्दी पहनी है और 35-40 साल पहनी है। यहाँ पर लाहौर की सड़कों पे या इस्लामाबाद की सड़कों में आप किसी पुलिस ऑफिसर की सिर्फ शर्ट को पकड़ लें तो मुकदमा होता है, ना सिर्फ मुकदमा होता है, वो बंदा जेल के अंदर होता है। और यहाँ पर आपके DIG पहले गए हैं, उनको जाके उन्होंने पहले जिस तरह उनको मैन हैंडल किया गया, जो चंद दिन पहले गए थे DIG इस्लामाबाद से, फिर जब दोबारा DIG गया, उसको पत्थर मार के आपने जख्मी किया इन मुजाहिरीन ने, और आप ये कह रहे हैं कि उनको तरीके से हैंडल करना चाहिए था। एक्सेसिव फोर्स जो इस्तेमाल हुई है, क्या ये लोग अंदर गए हैं? बदकिस्मती से पुलिस एक ऐसा इदारा है, मैं खिलाफ इसका इस्तेमाल हुई। जवाब सुन ले मेरी बात, अच्छा, सुन ले मेरी जी, बात जी, ताहिर साहब, आप मेरी बात सुने। ताहिर साहब, आपने वो मनाजर नहीं देखे जो पत्थर जिस तरह बनाए गए अंदर, जिस तरह पेट्रोल बम फेंके गए, जो सारी चीजें हैं, तो आप एक बुनियाद फराहम कर रहे हैं कि आपके जो वर्दी वाले थे उन पर तशद्दुद जायज है। आप खुद सोचना चाहिए कि एज ए पुलिस मैन उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी जो 65 लोग जख्मी हुए, जो आपके दो DIG जख्मी हुए, आपकी खातून SP जो है वो जख्मी हुई, तो आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? कानून के हाथ सुन ले, नहीं आप मेरी अब बात सुने, आपने बात पूरी की है, मेरी बात सुने, उसके बाद आपके पास पूरा टाइम होगा। कानून हाथ में लेना एज ए पुलिस मैन, मेरा ख्याल है ये किसी भी पुलिस वाले को मारना या उस पर तशद्दुद करना किसी तरह जस्टिफाइबल नहीं है। इससे पहले ये भी हुआ है कि जो मुख्तलिफ मुकदमात में लोग होते थे, उनको जो जिस तरह रिलीफ मिलना वो अदालत से मिल रहा है। ये जो तरीका था अदालत में जाके होता है, लेकिन ये जत्थों की सूरत में ये एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट हुई है कि आप मुहासरा कर लें, आसिफ अली जरदारी जाके लड़का ना बैठ जाए और 3000-5000 बंदे जो हैं वो उनके बाहर खड़े हो जाए, कोई उन्हें गिरफ्तार कर सकता है? नवाज शरीफ जो है रेवंट के बाहर जाके 10,000 बंदों को लेके उधर बैठ जोड़ के आओ अंदर आके दिखाओ। अब आपको नहीं पता था, क्या इतलात नहीं थी, क्या ये आप चीजें नहीं आई कि वहां पे अंदर जो है वो कालादम तंजीमों के लोग मौजूद थे? क्या आपको ये नहीं इल्म हुआ कि कैसे कैसे जो हथियार मुबैना तौर पर कैसे मामला जो है वो अंदर हुए? तो इस सारी सूरत हाल में शर्मिंदगी का मुकाम है पाकिस्तानी स्टेट की जो रिट चैलेंज की गई और जिस तरह पुलिस वालों पे तशद्दुद हुआ, पुलिस वालों पे जो डंडे मारे गए उनको, और जिस तरह जो कुछ हुआ और सियासी जो हुकूमती इमलाक को नुकसान हुआ। आपको नहीं पता वाटर कैनन जो उनकी उसको भी आग लगाई गई, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई। तो इस सारे मामलात को रिट ऑफ स्टेट को जो चैलेंज किया गया है, ये जो लोग जिन्होंने मुलव्वस थे उनको एक एक को पकड़ के इसका पूरा हिसाब होना चाहिए। ये तो कानून है, बिल्कुल। मैं आता हूँ ताहिर आलम साहब, मैं आता हूँ, मैं इसको फ्रेज कर दूँ, मैं फ्रेज करता हूँ। मैंने ये कहा है कि ये जो कुछ हुआ उसके पर जो तशद्दुद हुआ ये जस्टिफाई है, मैंने कतई ये नहीं कहा, कोई ऐसा फिक्र नहीं बोला। नंबर 2, पुलिस बेचारी तो शुरू से ही मार खाती आई है,
ہم دیکھتے ہیں کہ طاہر القادری کے بندوں نے انہیں پکڑ پکڑ کے مارا ہے. ہم ایک مذہبی جماعت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے کس طرح کے تشدد اس پر کیے ہیں. شاید آج بھی ہسپتال میں پولیس والے ہوں, بہت سوں کے جسم کے اعضاء ضائع ہو گئے ہیں, کئی جو ہیں ان کے ہاتھوں شہید بھی ہوئے ہیں. اور میں معذرت کے ساتھ اپنے وکیل بھائی صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو کبھی خیال آیا کہ آپ کی عدالت میں ایک تھانے دار ریکارڈ لے کر آتا ہے اور آپ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں, آپ سارے اکٹھے ہو کر اس کو مارتے ہیں؟ کیا کبھی کسی وکیل کو سزا ملی؟ کیا آپ نے کبھی اسے کنڈیم کیا؟ اپنی برادری کو روکا آپ نے؟ تو پولیس تو مار کھاتی اور اس پتھراؤ میں وکلا بھی تھے, بعض وکلا بھی تھے اس پتھراؤ میں. اور اس کراؤڈ میں طاقت اس وقت آئی جب وکلا بیچ میں آ کے شامل ہوئے. میں اس کراؤڈ کو یا اس لاسنس کو کب میں اس کی تعریف کر رہا ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا طریقہ کار اپنانا چاہیے تھا کہ یہ نوبت نہ آتی اس طریقے سے. اور یہ دیکھیں قانون جس کی ہم بات کر رہے ہیں ریٹ آف دا اسٹیٹ کی, کہ اگر ایک سگنل پہ سگنل بجلی چلی جائے اور وہ یا لائٹ خراب ہو تو ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے ٹریفک پولیس کا, اور اس کے اشاروں پہ سینکڑوں گاڑیاں آگے پیچھے جاری ہوتی ہیں. اگر اس کے اشارے کو نہ مانا جائے تو پھر تو ایک جنگل کا ماحول بن جائے گا. یہ قانون کی رسپیکٹ ہے. یہ اصل میں ہمیں اس سپاہی کی, اس ٹریفک پولیس کی شکل میں ایک قانون نظر آ رہا ہوتا ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کسی نے بھی قانون کا احترام نہیں کیا. باقی لوگوں کو تو میں ایک طرف رکھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ قانون کے محافظ ہیں, جو کہ لا آفیسر کہلاتے ہیں, جن کا عدالتوں میں انتہائی احترام ہے. ہم بھی پولیس والے بھی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, لیکن ان کو ادھر سیٹ بھی نہیں ملتی. بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے گا. وہاں وہ لوگ جب قانون کا یہ حشر کریں گے, جب وہ پولیس والوں پر, ججوں پر تشدد, ججوں کو گریبان سے پکڑنا, گالیاں دینا, یہ کیا چیز ہے؟ ہر شخص کو, بیرسٹر صاحب, ہر شخص کو اپنی آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی کام کرنا پڑے گا, جو کچھ بھی کرنا پڑے گا. میں قطعی اس چیز کی تعریف یا حمایت نہیں کر رہا. آپ کنڈیم کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, پولیس والوں پہ جو تشدد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہتر ہوا. جی بیرسٹر صاحب آپ بھی اپنا انپٹ دیجئے گا. یہ میرا خیال چلتا ہو جانا. ٹھیک ہے. جی بیرسٹر صاحب. طاہر صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے. طاہر صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے. اگر کوئی بھی, ایون کہ اگر جو وکیل ہیں, اگر وہ بھی غیر قانونی طور پہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں, وائلنس کا استعمال کرتے ہیں, تو میں اسے بھی غیر قانونی سمجھتا ہوں اور اس کی جو ہے بھرپور مذمت کرتا ہوں. میں اتنے بڑا فورم ہے پی ٹی وی, وہاں پہ بیٹھ کے دیکھیے وکلا کو بھی قانون کا, آئین کا احترام کرنا چاہیے. اور دیکھیے اس میں میں آپ کو ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جو ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں جیسے پولیس ہے, تو ان کی بھی ریپوٹیشن کوئی جنرل پبلک کے اندر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ جو پھر اس کا جو ریاکشن ہے وہ مختلف فارمز میں آپ کو سوسائٹی کے اندر نظر آتا ہے. تو میں قطعاً طور پہ کسی وکیل کی, میں نے آج تک کبھی کسی پولیس والے کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی, ہمیشہ احترام کے ساتھ پیش آتا ہوں. دیکھیے یہ ہمارا ایک جنرل سوسائٹی کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ایک رویہ ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو ادارے ہیں, جو حکومت ہے, جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ بھی اپنی آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کے کام کریں. اور جو پروفیشنل لوگ ہیں جیسے وکلا ہیں یا اور بھی جو پروفیشنلز ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی قانون کو فالو کریں. تو لہذا میں طاہر عالم صاحب کے ساتھ اس چیز کے میں ایگری کرتا ہوں کہ وکلا کو ہمیشہ قانون کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح طاہر صاحب بھی شاید میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ پولیس کو بھی ہمیشہ قانون کا, اور یا جو ان کے پاس جو طاقت ہے اس کا وہ غلط استعمال نہ کریں, تاکہ ان کا بھی ایک اچھا امیج اس معاشرے کے اندر ابھر سکے. بہت بہتر بات. ڈاکٹر سمینہ آپ فرمائیے گا. ظاہر ہے قانون پر عملداری یہ تو ریاست کا ایک اہم ستون ہے جسے آپ کو, ہم سب کو, چاہے بڑا ہے, چھوٹا ہے, لیڈر ہے, کوئی بھی ہے, اسے اس کا احترام کرنا ہے. لیکن اب ظاہر ہے ایک تو یہ معاملہ ہونا ہی ہونا ہے. دوسرا اب یہ جو ایک مشکل صورتحال ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولرائزیشن کی کیفیت ہے تحریک انصاف کی سیاست کی وجہ سے, ایک عجیب سی صورتحال بن چکی ہے. اس صورتحال سے نکلیں گے کیسے؟ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے, مکالمے کی ضرورت ہے, سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے حکومت میں تو اتحادی جماعتیں شامل ہیں, لیکن کیا کیجئے گا کہ اپوزیشن کی جماعت تحریک انصاف تو بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں وہ پہلے بات کو کنٹینیو تھوڑا سا کر لوں. جی
कानून कायदे के बगैर हम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। ये जंगल बन जाएगा अगर हमने कानून कायदे पे अमल ना किया। आज से हम जब से ये हम जो भी बंदा कानून तोड़ता आया है उसको हमने करार वाकई सजा दी होती तो आज किसी को जरूरत न पड़ती ये कुछ भी करने की। हमारे कानून, हमारे अदलिया, इसमें सब शामिल हो और हम एक तहैया करें कि हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर सोसाइटी कैसा होना चाहिए और हमें एज ए इंसान हमें कैसा ज़र्फ रखना है और हमें अपने आप को किस तरीके से पेश करना है कि हम पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में। हम पाकिस्तान का नाम एक अच्छे नाम से कैसे वो प्रेजेंट करें, हमें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कहीं लेजिस्लेशन की जरूरत है वो हम चेंजेस लाए। हमारे तमाम के तमाम अदारे तमाम इसमें हमारा साथ दें तो फिर ही कुछ हासिल होगा। जब तक हम कानून तोड़ने वालों को करारवा की सजाएं नहीं देंगे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि उनकी जरूरत बढ़ेगी। वो आज अगर एक काम करते हैं तो दूसरी दफा 4 काम करेंगे जो नेगेटिव होंगे और आउट ऑफ द लॉ होंगे, क्योंकि उनका तो हौसला बढ़ गया, हौसला शिकनी तो नहीं हुई कहीं भी। हमें इन बातों पे सोचना है और इस वक्त हमने इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। तो उसमें सबसे पहले इस वक्त जो हालात इतने बिगड़ गए हैं उनसे हमें उनको कैसे कंट्रोल करना है। ये खान साहब जब तक एक टेबल पे आके बैठ के अपना वो नहीं करते, डायलॉग नहीं करते, हम किसी सूरत भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी डायलॉग की या पेशकश की जाती है तो उनकी तरफ से ही ना का जवाब आता है। आपने देखा पाकिस्तान की पार्टियां पीडीएम की सूरत में सब कंबाइन बैठी हैं एक टेबल पे, नहीं बैठते तो इमरान खान नहीं बैठते, क्योंकि उनके जहन में कभी पॉजिटिविटी हमने नहीं देखी, उनकी लैंग्वेज हमने कभी अच्छी नहीं देखी, हमने उनका एटीट्यूड कभी अच्छा नहीं देखा, उनको सच बोलते नहीं देखा। मेरे जैसा बंदा, पढ़ा लिखा बंदा ऐसी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बल्कि इन्हें एज ए लीडर वो चीजें अपनानी चाहिए जो हमारे लोग उसे देख के अपनाएं कि हमारा लीडर ऐसा था, हमारा लीडर ये करता था और इस तरीके से वो रूल्स रेगुलेशन पे पूरा उतरता था। तो हमें भी उतरना है, यही हमारे दीन का हुक्म है और यही इसमें ही हमारी बका है। इसमें हमारे तमाम अदारों को साथ देना होगा। ठीक है। और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां लानी होंगी अपने लेजिस्लेशन में, हमारे लॉ बनाने में लॉ की तरमीम में बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। और उसको हम स्ट्रिक्टली जब तक फॉलो नहीं करते हम कामयाब नहीं होंगे। ठीक है। अजहर जावेद साहब आप बताइएगा कि ये जो एक सूरत हाल है, ज़ाहिर है आप मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं इस निज़ाम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं और जिस तरह से उन्हें नाअहल किया गया था वो अब ज़ाहिर है सबको मालूम है वो फ़ैसले कैसे हुए, वो अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। आप उनसे मुलाकात भी आपकी होती है, सियासत पर बात भी होती है, क्या वो इस वक्त सोच रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मरियम नवाज शरीफ यहाँ पर अब एक भरपूर मुहिम भी लीड कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब क्या सोचते हैं जो इस वक्त ये एक मंजरनामा है पाकिस्तान की सियासत में? साहब जहाँ तक मंजरनामे की बात है, मियां नवाज शरीफ तो ये सोचता है कि उसे किस कानून के तहत नाअहल किया गया, उसको किस कानून के तहत पनामा के नाम पर अकामा में 10,000 जो दिरहम है वो ना लेने पर नाअहल किया गया। नवाज शरीफ तो ये सोचता है, जब से भी उनसे मुलाकात होती है वो ये कहते हैं कि जब 2017 तक मामला बेहतरीन चल रहे थे तो ये सब कुछ क्या हुआ। मैं ये आपको एक बात बताऊं, 2014 की बात है, यहाँ पर लंदन में एक इज्तिमा होता है, यहाँ पे लंदन प्लान बनता है, मैं उसका गवाह हूँ, मैंने वो सारी एक्टिविटीज देखी है। उसमें एक हाजिर सर्विस ऑफिसर आता है पाकिस्तान से, यहाँ से सियासी जमातों को पाकिस्तान से बुलाया जाता है, जनाब इमरान खान साहब उसमें थे, चौधरी परवेज इलाही साहब उसमें थे, ताहिरुल कादरी साहब उसमें थे,
اس میں بیٹھ کے طے ہوتا ہے کہ ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے، اس حکومت کے خلاف کیا کیا کرنا ہے، دھرنا دینا، جتھے کی سیاست کرنا ہے۔ یہ اس وقت کا طے شدہ معاملہ ہے جو اب آگے چلا۔ اس 2014 کی معاملات میں جو لوگ ملوث تھے، جب تک اس کے بعد جو وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پاکستان کا کیا حال ہوا، چینی صدر کو بھی روکا گیا، سڑکیں بلاک کی گئیں، پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہمارے سابق چیف جسٹس تھے جناب محترم جناب ثاقب نثار صاحب، ان پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ کچھ اور جو ہمارے ریٹائرڈ لوگ ہوئے ابھی جناب فیض حمید صاحب پر الزامات ہیں۔ ان سب چیزوں پر جب تک ایک آپ جو ایک تحقیق کر کے لوگوں کو، ان متعلقہ لوگوں کو سزا نہیں دیں گے، یہ بتائیں گے نہیں کہ کیا ہوا، تو اس وقت تک میرا خیال ہے جہاں لوگ بات کرتے ہیں نواز شریف واپس کیوں نہیں آتا۔ کیا جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں آج کل، جو اسلام آباد میں بھی ہو رہے ہیں یا لاہور میں بھی ہو رہے ہیں، وہ جس طرح ریلیف مل رہے ہیں، کیا نواز شریف کو آنا بنتا ہے؟ میں پہلے آنے کے حق میں تھا ان کے، لیکن اب جو حالات نظر آتے ہیں، جو ان معاملات میں جس طرح سے ایک چیز بیلنس آپ کو بگڑتا نظر آتا ہے، تو ان حالات میں نواز شریف کا آنا، میرے تو جو اطلاعات ہے وہ اگر الیکشن ہوئے تو وہ پاکستان میں ہوں گے، لیکن اس سارے معاملات میں نواز شریف کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا وہ ٹھیک تھا؟ کسی بھی قانونی ماہر کو بٹھا لے۔ آج ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ معافی کے لیے مریم نواز صاحبہ سے رابطے کر رہے ہیں۔ یہ بات مجھے بھی پتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا کہ جو میں نے کیا وہ پریشر کے تحت کیا اور میرے سے غلط ہوا، یہ مبینہ طور پر اسحاق ڈار صاحب مجھے خود بتا چکے۔ اس سارے معاملات میں جب تک ایک بیلنس لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں ہوگی، اب جب تک نواز شریف کو آپ انصاف نہیں دیں گے، کیا جج ارشد ملک کی ویڈیوز نہیں آئیں؟ کیا آپ نے ثاقب نثار صاحب کی جو ابھی جو پچھلے دنوں جو اعترافات ہوئے ہیں کہ جی میرے سے بھی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، کیا آپ نے وہ نہیں سنے؟ تو ان حالات میں آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے اس کو آپ انصاف دیے بغیر، یا ایک آپ باقی لوگوں کو بھی دیکھ لیں، اب جو معاملات ہے کہ ایک جس طرح ریاست کے آگے ایک ریاست بنی لاہور میں، اور پوری ایک جتھے کی صورت میں جو معاملات ہوئے اور جس طرح جو کچھ ہوا، کیا ان حالات میں آپ کو الیکشن جو ہے وہ پورا بند اور منصفانہ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اب تو پاکستان میں مائٹ از رائٹ کا اصول نظر آ رہا ہے ہمیں کہ آپ 2000 بندہ 3000 بندہ اکٹھا کریں، اسے ٹرین کریں، ان کو آپ اپنے گھروں کے سامنے اکٹھا کر لیں، اس کے بعد اپنی مرضی کا جو مرضی کریں۔ تو نواز شریف یہ سوچتا ہے کہ مجھے انصاف کب ملے گا؟ کیا جب تک اس کی جو بیوی تھی، کیا وہ 2018 میں نہیں آئے تھے پاکستان؟ مریم نواز اپنی بیٹی کو وہ لے کے، میں بھی اس جہاز میں تھا، جس طرح وہ آئے، حالانکہ مریم نواز کو نواز شریف نے کہا کہ آپ رک جاؤ اپنی والدہ کے پاس، میں وہ آتا ہوں، میں گرفتاری دیتا ہوں، لیکن مریم نواز نے اس وقت بھی مجھے پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، مجھے رول آف لا میں جا کے گرفتاری دینا ہے۔ وہ آگے ان کی جو وائف تھی میاں نواز شریف کی اور مریم نواز کی والدہ، وہ پیچھے ان کی وہ چل بسی۔ کیا وہ یہ بات نہیں تھی؟ کیا نواز شریف کو جس طرح اور مریم نواز کو آپ نے غلط کیسز کے اندر رکھا، کیا انصاف ملا ان کو؟ کیا نواز شریف کو زہر دینے کی کوشش نہیں ہوئی؟ یہ تو اب الزام آیا ہے نا کہ نواز شریف کو نیب حراست میں جس طرح جو سلوک کیا گیا، چاہے وہ کسی پہ بھی الزام ہے، کیا یہ نہیں ہوا تھا کہ یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا؟ اس ملک میں ناانصافیوں کی ایک طویل داستان ہے، اس طویل داستان کا جو نوحہ ہے وہ نواز شریف جب بتاتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ اس سارے معاملات میں جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا، معاملات اچھا وہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں، آصف علی زرداری صاحب کی ویڈیو نہیں دیکھی کہ ان کو پکڑنے کے لیے جب لوگ آئے ہیں تو انہوں نے ان کو اندر بٹھایا، چائے پلائی ہے، چائے پلانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کے ساتھ، بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ، اس کے بعد آصفہ صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ جا کے انہوں نے خود گرفتاری دی۔ انہوں نے کہا آپ دکھائیں کون سی گاڑی ہے، میں آپ کو لے کے میں اس گاڑی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ لیڈرشپ تو اس کو کہتے ہیں نا۔ کیا آصف علی زرداری کے پاس 10,000 بندہ نہیں ہے؟ کیا وہ لاڑکانہ میں جا کے اپنے گھر کے اندر محصور ہو کے 10,000 بندوں کو میں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کے پاس بندے نہیں ہیں؟ تو جب تک یہ لاٹھی کے دور پہ آپ سیاست کریں گے تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ نہیں صحیح ہوں گے۔ آپ کو اس ملک کو رول آف لا دینا ہوگا، اور رول آف لا کے لیے آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں اظہر جاوید صاحب کہ ملک اور ریاست جو ہے وہ رول آف لا کی چلتی ہے، ورنہ تو پھر ملک نہیں رہتا، وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو
कानून का सामना करना पड़ेगा, उनको अदालत में भी पेश होना पड़ेगा। और ये सारा जो मामला है वो इसी वजह से है कि वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। उन्हें हर सूरत में अदालत का, कानून का और आइन का एहतराम करना होगा, क्योंकि वो खुद ही ये दावा करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद साहब आपका। ताहिर आलम साहब आपने हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर हमायूं सरफराज चट्ठा साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।